हे दोस्तों, आओ आज बताता हूँ ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ये बिहार पुलिस और रेलवे के लिए बहुत जरूरी चैप्टर है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का क्या हुआ? खैर, सत्ता की जगह खाली तो रहती नहीं है। नए खिलाड़ी मैदान में उतरे और इनमें से कई राजवंशों की स्थापना ब्राह्मणों ने की थी। तो आज हम इन्हीं ब्राह्मण साम्राज्यों की दिलचस्प दुनिया को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये सफर शुरू होगा मौर्यों के ठीक बाद के दौर से, जिसमें हम शुंग और कण्व राजवंशों को देखेंगे। फिर हम दक्षिण की तरफ चलेंगे, शक्तिशाली सातवाहनों के पास, जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल की तरह बन गए थे। हम उनकी अनोखी संस्कृति और प्रशासन की पड़ताल करेंगे और आखिर में हम पूरब की ओर कलिंग के चेदी राजवंश को जानेंगे। यकीनन ये एक रोमांचक सफर होने वाला है। तो सवाल उठता है कि ये ब्राह्मण साम्राज्य आखिर आए कहां से? देखिए, मौर्यों के पतन के साथ ही एक पावर वैक्यूम, मतलब एक खालीपन सा आ गया था, और इस खालीपन को भरा उन राजवंशों ने जिनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। उनकी स्थापना ब्राह्मणों ने की थी। ये भारत के राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही नज़ारों में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो मौर्यों के ठीक बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? वो थे शुंग राजवंश, और उनके ठीक बाद आए कण्व। चलिए देखते हैं कि ये सत्ता में कैसे आए और इनका क्या असर रहा। शुंग वंश की कमान संभाली एक ब्राह्मण सेनापति ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसने मौर्यों से सत्ता अपने हाथ में ली और मगध में अपना शासन कायम किया। और उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा ले गया, जो सत्ता के केंद्र में एक अहम बदलाव का इशारा था। पुष्यमित्र शुंग सिर्फ नाम का शासक नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त योद्धा भी था। उसने ताकतवर इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर को हराया, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। इस जीत ने उसकी ताकत को और पक्का कर दिया और उसे एक महान शासक के तौर पर स्थापित किया। अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये एक बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान होता था अपनी सत्ता का ऐलान करने के लिए। और पता है इन यज्ञों को किसने करवाया? जाने माने विद्वान पतंजलि ने, जिन्हें हम योग सूत्रों के लेखक के तौर पर जानते हैं। एक मजेदार बात यह है कि एक ब्राह्मण शासक होने और वैदिक रीति रिवाजों को बढ़ावा देने के बावजूद पुष्यमित्र ने बौद्ध वास्तुकला को भी संरक्षण दिया। मशहूर भरूच स्तूप का निर्माण उसी के शासनकाल में हुआ था, जो दिखाता है कि उस समय अलग अलग धर्म एक साथ मौजूद थे। लेकिन शुंग वंश का अंत भी बड़ा नाटकीय था। आखिरी राजा देवभूति की हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कर दी, और इसी के साथ मगध में कण्व वंश का उदय हुआ। कण्व वंश ज्यादा लंबा नहीं चला। उनका आखिरी शासक था सुशर्मा, और उसके पतन ने एक और भी ज्यादा शक्तिशाली राजवंश के उदय का रास्ता साफ कर दिया। वो थे सातवाहन। अब बात करते हैं सातवाहनों की, एक ऐसा राजवंश जो इस दौर में सच में एक अलग ही पहचान रखता है। उनका शासन बहुत लंबा चला, वे बहुत प्रभावशाली थे और उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। सातवाहन वंश की शुरुआत भी कह सकते हैं एक हिंसक मोड़ के साथ हुई। सिमुक ने आखिरी कण्व राजा सुशर्मा की हत्या की और अपने वंश की नींव रखी। उन्हें आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता था, और उनकी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत ही रणनीतिक जगह पर थी। सातवाहनों में कई बड़े और प्रभावशाली शासक हुए। सिमुक तो संस्थापक था ही, लेकिन गौतमीपुत्र शातकर्णी जैसे शासक, जिनका नाम उनकी मां के नाम पर था, उन्होंने इस राजवंश को सच में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। शुंगों की ही तरह सातवाहनों ने भी अपनी ताकत दिखाने के लिए वैदिक रीति रिवाजों का सहारा लिया। शुरुआती शासक शातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किया, जो इस दौर में वैदिक परंपराओं के फिर से उठने का एक संकेत था। लेकिन सातवाहन सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वो कला और साहित्य के भी बड़े कद्रदान थे। उनके शासनकाल में राजा हाल ने प्राकृत में प्रेम कविताओं का एक संग्रह लिखा, गाथा सप्तशती, और गुणाढ़ ने कहानियों का एक विशाल संग्रह बृहत कथा लिखा।
ये रचनाएं हमें उस समय की सांस्कृतिक जिंदगी की एक झलक देती हैं। तो आखिर क्या बात थी जो सातवाहन साम्राज्य को इतना खास बनाती थी? चलिए उनके प्रशासन, संस्कृति और समाज की कुछ अनोखी बातों पर नजर डालते हैं। सातवाहनों की एक बहुत ही दिलचस्प बात है उनके सिक्के। उन्होंने चांदी, तांबे और पोटीन के सिक्के तो चलाए ही, लेकिन वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं अपने सीसे के सिक्कों के लिए। और ये सीसा वो रोम से आयात करते थे, जो उनके दूर दूर तक फैले व्यापारिक रिश्तों को दिखाता है। सातवाहनों ने एक ऐसी प्रथा भी शुरू की जिसका भारतीय समाज पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ा। ब्राह्मणों को जमीन दान में देना। इसका सबसे पुराना सबूत हमें नानाघाट शिलालेख में मिलता है, जिसमें एक यज्ञ के दौरान एक पूरा गांव दान में देने का जिक्र है। ये प्रथा आने वाली सदियों में बहुत आम हो गई। अपने सरकारी कामकाज के लिए सातवाहन प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, और लिखने के लिए वे ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल करते थे, जो भारत की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है। सातवाहन समाज में एक बड़ी ही अनोखी, कह सकते हैं एक पहेली जैसी बात थी। राजा अक्सर अपनी मां का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र, जिससे लगता है कि महिलाओं का सम्मान था। लेकिन सिंहासन हमेशा बेटे को ही मिलता था, जो कि एक पूरी तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ये उस समय के समाज की जटिलता को दिखाता है। ग्रामीण इलाकों के प्रशासन के लिए सातवाहनों के पास गौलमिक नाम का एक बहुत जरूरी अधिकारी होता था। इसे आप एक तरह का लोकल गवर्नर समझ सकते हैं, जो प्रशासन के साथ साथ एक छोटी सी सेना की टुकड़ी का भी जिम्मेदार था। ये ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था बनाए रखने का एक कारगर तरीका था। सांस्कृतिक तौर पर भी सातवाहनों ने एक जबरदस्त विरासत छोड़ी है। उन्होंने कार्ले में शानदार चैत्य हॉल और अजंता एलोरा की शुरुआती गुफाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने अमरावती में कला को भी बढ़ावा दिया, जो अपनी खूबसूरत मूर्तियों के लिए जानी जाती है। तभी तो उनके शासक खुद को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे। उन्होंने वाकई इस क्षेत्र पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और आखिर में अगर सातवाहनों के सबसे बड़े योगदान की बात करें, तो वो था उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल का काम करना। उन्होंने व्यापार, विचारों और संस्कृति के लेन देन को आसान बनाया, जिससे पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़ने में मदद मिली। चलिए अब आखिर में हम पूरब की ओर चलते हैं, कलिंग यानी आज के ओडिशा की तरफ, जहां चेदी राजवंश का उदय हुआ। चेदी राजवंश अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग में उभरा और उनका सबसे मशहूर राजा था खारवेल। हाथीगिम्फा शिलालेख से हमें पता चलता है कि वो एक महान विजेता और जैन धर्म का संरक्षक था। उसने उदयगिरी में जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण भी करवाया। तो शुंगों से लेकर सातवाहनों और फिर चेदियों तक हमने देखा कि मौर्यों के बाद भारत का राजनीतिक नज़ारा कितना बदला हुआ और कितना डायनामिक था। हर राजवंश ने भारत के इतिहास पर अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी।